बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ऊंची है जिसकी शान, ईश्वर भी करता है उसका गुणगान। ऐसे हैं हमारे भारतीय किसान। इसीलिए तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और थोड़ी आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। आवश्यक है गेहूं में उचित समय पर सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। बेहतर पशुपालन में दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में जैसा कि सिंचाई जल की बहुत आवश्यकता होती है, यदि आप गेहूं की फसल लगाए हुए हैं तो लगभग 20 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करें और 20 दिन के अंतराल पर 4 सिंचाई अवश्य करें। यदि सिंचाई जल की कमी है तो पहली सिंचाई के बाद यदि संभव हो तो सिंचाई करें, परंतु पौधे में बाली लगने के समय एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए और साथ ही खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक। इन बातों का ख्याल रखकर गेहूँ की बेहतर पैदावार ली जा सकती है। रबी के मौसम में चना हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान भाई चना समय पर नहीं लगा पाए हैं वे चना की बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए विलंब से बुआई योग्य चना का उन्नत प्रभेद है पूसा 256, बिरसा चना 3 और काबुली चना का प्रभेद है काक 2। चना इस प्रभेदों को लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा 256, बिरसा चना 3 और काक 2 ये चना के वैसे प्रभेद हैं जिसकी देर से बुआई की जा सकती है। पूसा 256 और बिरसा चना 3 नामक प्रभेद देसी लाल चना की किस्म है जो कि प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल उपज देने में सक्षम है। वहीं काक 2 नामक किस्म काबुली चना का प्रभेद है जो कि प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल उपज दे सकता है। ये सभी प्रभेद लगाकर 120 से 130 दिनों में के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन खेतीबाड़ी में बेहतर उत्पादन देने के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों के द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि दलहनी, तेलहनी या सब्जी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किसी उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण से बचे, संक्रमण से बचते हुए बेहतर कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और आजकल सब्जियों की खेती भी बहुत कर रहे हैं। तो आज हम उनको बताएंगे कि हमारे झारखंड में ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती कैसे करें। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि ग्रीष्मकालीन झारखंड में ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती कैसे करें जिससे हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो सके। बोदी एक महत्वपूर्ण नकदी सब्जी की व्यावसायिक फसल है। इसे बोड़ा या लोबिया के नाम से भी जाना जाता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बोदी की खेती का समय फरवरी से लेकर अगस्त महीने तक कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इन्हें लगाने के लिए बीजों की प्रजातियां भिन्न भिन्न होती हैं। इसकी खेती के लिए गर्म एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे सर्दियों में नहीं लगाया जाता है क्योंकि यह पाले को सहन नहीं कर पाती है। जहाँ तक ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती का सवाल है तो यह सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रक्षेत्र प्रबंधक श्री सन्नी कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मा ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी किसान भाइयों को और जोहार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन बोदी की जो खेती है
उसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे? बोदी जो है झारखंड में बोदी को लोबिया भी बोलते हैं, बहुत जगह बोड़ा भी बोलते हैं। बोदी झारखंड के लिए बहुत ही अच्छी दलहनी सब्जी है और इसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए, ग्रीष्मकालीन खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम अपने खेत को 2-3 बार गाड़ी जुताई कर लेते हैं। जुताई करने के बाद उसमें हम लोग अगर खेत में बड़े बड़े ढेला है तो उसको हम रोटावेटर की सहायता से तोड़ने के बाद तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि खेत की नमी पर्याप्त है तो हम लोग बीज की बुआई कर देते हैं। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई लेते हैं, जिसके तत्पश्चात हम बीज की बुआई करते हैं। और बीज बुआई करने के बाद हम लोग उसका अंकुरण के बाद फिर हम लोग सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। बुआई से पहले कुछ हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत बात है कि खेत में हम लोग प्रॉपर मात्रा में खाद दे पाते हैं कि नहीं। अगर इसके खेत में अगर खाद नहीं देंगे तो हमारा पैदावार कम आएगा। खेती के लिए अच्छी और गहरी जुताई ज़रूरी है। उन्नत किस्मों का चयन करने के बाद सबसे पहले बीज शोधन कर लेना चाहिए। गर्मी में इसकी बुआई समतल भूमि में कर सकते हैं। बुआई करने से पहले फावड़ा की सहायता से 3 फीट की दूरी पर खड्डा बनाकर सभी खड्डों के दोनों ओर 6 इंच की दूरी पर एक बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर बुआई करने के बाद खेतों में नमी न हो तो कतारों में भी पानी भर देना चाहिए, जिससे बीजों का जमाव बहुत अच्छा होता है। दलहनी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता है खेत में, लेकिन एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश को ज़्यादा देने की आवश्यकता है। एसएसपी का अगर मात्रा बताए तो 370 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 80 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटाश देने का काम करने से क्या होता है कि हमारा उत्पादन अच्छा होता है। इस प्रकार हम लोग मिट्टी की तैयारी करने से ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती अच्छी से होती है। बिल्कुल। ये ग्रीष्मकालीन बोदी की हमारे पास 2 प्रकार के प्रजाति है। जैसे कि बोदी जो होता है एक लतेदार होता है और एक झाड़ीदार होता है। तो लतेदार बोदी में हमारे पास स्वर्ण श्वेता इस केंद्र पे जो है मिल जाती है और स्वर्ण हरिता। और लतेदार में ये 2 वेराइटी है और झाड़ीदार में हमारे पास स्वर्ण मुकुट और अर्का श्यामली है। ये दोनों का उत्पादन में काफ़ी अंतर है। लतेदार जो बोदी होती है ग्रीष्मकालीन की उत्पादन झाड़ीदार बोदी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसमें थोड़ा सा हम लोग को सहारे देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लतेदार में हम लोग लत्तर को ऊपर चढ़ाने का काम बांस या झाड़ी के सहारे ग्रामीण लोग, किसान लोग जो हैं करते हैं। और झाड़ीदार में क्या है कि हमको ये सब लत्तर वत्तर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन झाड़ीदार में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी जो रहता है 15 से 10 सेंटीमीटर रहता है और लाइन टू लाइन जो दूरी रहता है 45 से 60 सेंटीमीटर रहता है। लतेदार में क्या रहता है, लाइन से लाइन 1 मीटर की दूरी रहती है और पौधा से पौधा की दूरी आपको 40 से 45 सेंटीमीटर रहता है। जानकार बताते हैं कि अगर आप मई जून में बोड़ा की खेती करते हैं तो इस महीने में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तथा तेज हवाओं के कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत तेज होता है। इसलिए इन दिनों सिंचाई 2 से 3 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सिंचाई हमेशा शाम को तथा हल्की करनी चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि बोदी की खेती में फली छेदक कीट से फसल को तथा फसल उत्पादन को भी बहुत नुकसान होता है। इस समय सिंचाई कैसी होनी चाहिए और इस समय कौन कौन से कीट वगैरह लगते हैं और उसका बचाव कैसे करें? हाँ, सबसे पहले हम सिंचाई पर आएँ, क्योंकि ग्रीष्मकालीन बोदी में हम लोग की सिंचाई ही महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस है। अगर हम सिंचाई से बचना चाहें, अगर देख लें नमी में है कि हम 7 से 8 दिन पर पौधे के जर्मिनेशन के बाद 20 से 25 दिन के बाद हम लोग प्रॉपर सप्ताह में 1 या 2 सिंचाई दे सकते हैं। अगर सिंचाई से कमी बचने के लिए हम लोग पुआल से मल्चिंग या हम लोग प्लास्टिक मल्चिंग से करने से सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। अब रहा बात, इसमें हम लोग आते हैं थोड़ा सा रोग नियंत्रण में। रोग नियंत्रण एक अहम ये है इसमें बोदी में, क्योंकि इसमें रोग नियंत्रण में आपको एक कीड़ा जो है फली छेदक नाम से जो फेमस है, वो जो फली छेदक क्या करते हैं, बोदी के कच्चे बीज को खा जाते हैं। कच्चे बीज खा जाने से उत्पादन हमारा कम होता है और फसल की क्वालिटी गिर जाती है, जिससे मार्केट भाव हमको उतना नहीं मिल पाता है। तो फली छेदक से बचने के लिए मार्केट में फेम कोराजिन नामक दवा है, जिसको हम लोग
किसानों को सलाह देते हैं 0.5 ग्राम 2 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में करके छिड़काव करने के लिए। जहाँ तक तुड़ाई का सवाल है तो बीजों की बुआई करने के 50 दिन बाद इसमें फूल आना दिखाई देने लगते हैं और 60 दिनों बाद लोबिया की तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। तुड़ाई हमेशा सुबह या शाम को तथा 1 दिन के गैप के अंतराल पर करना चाहिए। काले रंग के जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, फल और हरी पत्तियों को रस चूस लेते हैं, जिसके कारण हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में ये उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग नीम आधारित कीटनाशक यूज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत हल्का सा हम लोग इंसेक्टिसाइड में जाके 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। बोदी की बीज अगर मार्च में या फरवरी में होता है तो इसमें बोदी को 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पसंद है, टेम्परेचर उसको तापमान पसंद है। तो हम लोग बोदी को मतलब कि टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और साल भर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी छोड़ के बाकी सब महीने में झारखंड में बोदी की सफल खेती होती है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा झारखंड में ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती कैसे करें। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है आम के बगीचों में खाली बचे जगहों पर सब्जी उत्पादन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे किसान भाई बहन फलों की भी खेती अच्छे से करते हैं, तो आम के जो खेती होता है कुछ ही महीने आम का उत्पादन मिल पाता है, बाकी जो सीज़न होता है उसमें ऐसी खाली किसान भाई बहन कोई भी लाभान्वित नहीं हो पाते, कोई उत्पादन नहीं मिल पाता। तो जो आम के बगीचे होते हैं उसके खाली बचे जगहों पर आप सब्जी उत्पादन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम आज आपको जानकारी देंगे कि आम के बगीचे में खाली बचे जगहों पर सब्जी उत्पादन कैसे करें जिससे हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं और आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाई बहन मन। सर, बहुत सारे किसान ये आम के बगीचे लगाते हैं जी, जाहिर है उसमें बहुत सारे खाली जगह भी रहते हैं। हाँ। अगर कोई किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहे तो किस तरह से करें? देखिए, बगीचा जो है, बगीचा नया पौधा लगाया जाता है वही बगीचा है, और जो 15, 20, 40 साल के पेड़ हो गए वही बगीचा है। सब में परिस्थिति के मुताबिक कितना स्पेस बचा है, कब कौन सा फसल वहाँ पर सूट करेगा उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा बात कि आम का बगीचा में ये एक प्रकार का अंतःसस्यन है। तो अंतःसस्यन है तो आम के पेड़ पर या पौधा पर जो भी फसल हम लगा रहे हैं उसका कोई कुप्रभाव न पड़े, सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा न हो कि दोनों फसल आम का और जो सब्जी लगा रहे हैं हमारा, वो दोनों का कोई कीड़ा हो कॉमन, कोई रोग हो कॉमन, या दोनों का जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो, इस तरह की इन सभी बातों को हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें, यदि ये जस्ट नया बगीचा हम जस्ट आरंभ किए हैं तब तो वहाँ पर हम हर तरह की सब्जी लगा सकते हैं, लेकिन यदि बहुत बड़ा पेड़ आम का है, 20-25 साल का, 40 साल का पेड़ है, तो वहाँ पर छाया हो जाएगा। तो छाया में कौन सी फसल है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नया पेड़ है, नया पौधा लगाए हैं तो स्वाभाविक तो एक प्रकार से पूरा खाली खेत टाइप का है, तो वहाँ पर जो है हमें उस हिसाब से, यहाँ पर के पूरा सूर्य का प्रकाश मिला उस हिसाब से खेती करनी पड़ेगी। सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिल रहा तो स्वाभाविक वहाँ पर पानी भी हमको ज़्यादा चाहिए। जहाँ पर कि बड़े बड़े पेड़ हो गए तो वहाँ पर कम पानी से भी हमारा काम चल सकता है। तो इस जितने भी कारक हैं एक फसल को उगाने में, सारे कारकों को हमें विस्तार पूर्वक अपना जो भी प्लान बनाते हैं उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम आरंभ करते हैं बात अपने नए जो हमारे बाग लगे हैं वहाँ पर। किसान भाइयों, आप नए जो बाग लगे हैं उसमें एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये साल में 3 मौसम होता है, तीनों मौसम में एक अगर आप जल्दी एक फसल हटाए दूसरा फसल लगाए तो आप साल में 4 फसल भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी लगाते हैं उसमें से कम एक फसल आपका दलहनी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आम का बाग चाहे नया पौधा का हो चाहे पुराना पेड़ का बाग हो, दोनों जगह उसमें पोषक तत्व बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो दलहनी फसल होती है वो आपके खेतों में पोषक तत्व खुद हवा से नाइट्रोजन लेकर के तैयार करती है और खेतों में छोड़ती भी है, जिससे कि हमारे आम के पौधे को, हमारे आम के पेड़ों को लाभ होता है। इसलिए साल में एक बार जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे कीड़े वगैरह, रोग वगैरह होते हैं जो कि दलहनी फसल पर या तो लगते नहीं हैं
या फिर वो वहाँ पर दलहनी फसल पर आक्रमण नहीं कर पाते तो स्वाभाविक है कि उनको होस्ट प्लांट नहीं मिलता है तो वो मर भी जाते हैं। तो इस तरह से हम ये फसल दलहनी फसल को एक स्थान जरूर दें साल भर में। दलहनी फसल में जैसे आप फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, जाड़े के दिन में फ्रेंच बीन तो सालों भर आपके यहाँ हो जाएगा। या आपका सेम लगा सकते हैं। सेम आजकल तो ऐसा है कि आप सेम सालों भर खेती कर सकते हैं। कुछ प्रकाश असंश्लेषी किस्में हैं जिनका खेती आप कीजिएगा तो उपज तो ज़रूर आधा हो जाएगा मेन क्रॉप के बनिस्पत, लेकिन जब ये होता है उस समय दाम, जैसे कि बरसात में यदि हम करते हैं 15 मई के आसपास सेम लगा दें और उसकी फसल जब आएगी जून जुलाई में तो उसमें 250-300 रुपये किलो आपको बाज़ार में दाम मिलता है। तो इस तरह से जो उपज कम होता है उसका भरपाई 200 रुपये पैसे के रूप में हो जाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आप इनसे फसल उगा सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं कि और एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने खेतों में यदि टमाटर वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो कोशिश कीजिए कि साल भर में एक ही बार इसका क्रॉप ले, ताकि इसमें जो रोग और कीट होते हैं वे सभी आपस में एक दूसरे पर, जैसे कि बैगन है, टमाटर, इसमें जो फसल आ रहे हैं, आलू है, मिर्च है, आलू और मिर्च को तो प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि ये उकठा रोग है बैगन और टमाटर का, वो प्रभावित तो नहीं करता है, लेकिन उस पौधे पर आलू और मिर्च पर भी उसका जो कीटाणु है वो जिंदा रहता है और खा करके उसको, तो अगली बार जब आप लगाइएगा बैगन या टमाटर तो उस पर वो आक्रमण करता है। तो इसलिए इन बातों को आप ख्याल रखिए। जो भी पौधा लगाते हैं वो आपस में भी इस तरह के हों कि एक दूसरे को रोग कीट जो हैं वो न प्रभावित करें। साथ ही अब आती है सिंचाई की बात। तो सिंचाई में भी आप कोशिश की ऐसे फसलों को लेना है कि हमारा झारखंड है, झारखंड में तो ऐसे ही सिंचाई के लिए पानी का बहुत कमी है। तो जो भी हम फसल लगाएं उसमें पानी कम से कम हम दें, उस तरह का फसल लगाएं। जैसे कि आप फूल गोभी वगैरह का खेती कीजिएगा तो फूल गोभी की खेती कीजिएगा, फूल गोभी में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो आप उसको अवॉइड कीजिए उस तरह के फसल को। हाँ, आपके यहाँ जो दलहनी फसल अगर आप ऑफ सीजन की खेती करते हैं कोई सब्जी की तो आपको उसमें अच्छा खासा, जैसे सेम का उदाहरण आपको दिया, तो अच्छा पैसा मिल सकता है। और हमेशा याद रखिए कि अब तो जो है सो अभी जो है सो वो जो हमारे श्री फसल हैं उनका ज़माना आ चला है हमारे प्रधानमंत्री महोदय के शब्दों में। तो उनकी आप खेती करें, जैसे आप मकई में आप ये जो है बेबी कॉर्न उसका खेती की, वो भी एक प्रकार की सब्जी है। बेबी कॉर्न ऐसी वैरायटी चुनिए जो कि बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न दोनों का काम करे। बेबी कॉर्न हम नहीं बाजार में बेच पाए तो वो लास्ट में उसका बीज आएगा जिसको स्वीट कॉर्न के रूप में उपयोग करेंगे, भुट्टा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और सूखे दाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह इन बातों को आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा आमदनी प्राप्त होगा उसी एरिया से। सर, आपने बताया कि ये किसान भाई चाहे तो सालों भर खेती कर सकते हैं। जी, सालों भर खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई ये बीज का चुनाव कैसे करें और खेत की तैयारी भी करनी पड़ती है कि सिंचाई किस तरह से करें, खेत किस तरह से तैयार करें? खेत की तैयारी अगर नया बाग है तब तो वहाँ पर आप ट्रैक्टर हो या हल हो उसके द्वारा आप खेत बहुत अच्छा जुताई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन पुराना बाग है तो उसके पौधे की उम्र के ऊपर निर्भर करेगा कि आप आजकल देखिए छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं बाजार में बहुत सारे, उनका उपयोग करके भी आप जुताई कर सकते हैं। उसके सिवाय में आप अगर बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ों के आप बाग में पहुंच गए हैं तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि ये आप हल्दी की खेती कीजिए, ओल की खेती कीजिए, जिसमें कि आपको कुछ न कुछ अच्छा उपज दे ही देगा और साथ ही साथ वो छाया में भी हो जाएगा। और ये क्रॉप करीब 9 महीने के आसपास के ये दोनों फसल हैं, तो स्वाभाविक 9 महीना तक आपका खेती इंगेज रहेगा। और एक फसल आपको दलहनी फसल, ये दलहनी फसल कोई भी लगाइएगा, दलहनी फसल में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिएंट की कम आवश्यकता पड़ती है, रोग बीमारी को कीड़े को रोकने की आवश्यकता कम पड़ती है। दलहनी फसल में एक मुख्य रूप है कि भुआ पिल्लू। तो भुआ पिल्लू के लिए आप अगर नियंत्रण का साधन कर लेते हैं शुरू से ही तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं। सर, आपने दलहनी फसलों पर विशेष चर्चा की है। इसके अलावा भी अगर किसान भाई बहुत सारे लत्तेदार की सब्जी भी होते हैं। जी, लत्तेदार फसलों में आप ध्यान दीजिएगा कि जो पौधा है उस पर कोई लत्तेदार, जैसे कद्दू, अगर नया पौधा पर लगा दिया उस पूरा कद्दू उस पर चढ़ जाए तो पौधा तो मर जाएगा आपका। पुराना ही पेड़ है आम का, लेकिन कद्दू एक्चुअली मुख्य रूप से जाड़े में फसल देता है जिसमें कि आम में मंजर आते रहता है। तो मंजर आता है वैसे कंडीशन वहाँ पर आप कद्दू का प्रयोग न करें, कोहड़ा का प्रयोग न करें। हाँ, आप उसमें झिंगी लगा सकते हैं, नेनुआ लगा सकते हैं समय के मुताबिक।
तो किसान भाई बहन, अभी आपने जानकारी ली कि आम के बगीचे खाली बचे जगहों पर सब्जी उत्पादन कैसे करना है। आशा करते हैं इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। तो आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन।